A very warm welcome to all of you to my YouTube channel Ask Advocate Joe. अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं दैट इज़ इन रिलेशन टू द फंडामेंटल राइट्स. सो इन टुडेज वीडियो वी विल बी लुकिंग एट आर्टिकल 19 जो कि पार्ट है फंडामेंटल राइट का जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम. नाउ इस राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 4 आर्टिकल्स आते हैं. Right now this video is the first phase of the series 2 of fundamental rights. Now let's see कि article 19 क्या बोलता है. So article 19 जो है वो क्या कहता है, that provides for protection of rights. Which right? Certain rights in regards to freedom of speech etc. अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ प्रोटेक्शंस मिल रही हैं आपके कुछ राइट्स के रिगार्डिंग. बट लेट अस अंडरस्टैंड that why the forefathers of the constitution had a thought process to include this article 19. We need to understand that जो फ्रीडम है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम की जो बैकबोन है दैट इज़ आर्टिकल 19. अगर एक सिटीज़न को फ्रीडम नहीं होगी तो देन ही कैन नॉट लिव विद लाइफ विद डिग्निटी और लिबर्टी के साथ वो नहीं रह पाएगा. तो अगर ऐसा होगा देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वुड बी मीनिंगलेस. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर द इंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 19. बट बिफोर गोइंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जितनी ज़्यादा फ्रीडम उतनी ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी ज़्यादा हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएं. राइट? व्हाट दे से इज़ दैट विद हायर फ्रीडम यू हैव द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नीड टू अंडरटेक. राइट? कोई भी फ्रीडम जो है एब्सोल्यूट नहीं होती, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. हम ये नहीं कह सकते कुछ भी हम करें और हम आर्टिकल 19 को हवाला देकर बोल दें जी हमें तो आर्टिकल 19 फ्रीडम प्रोवाइड करता है. तो ऐसा तो नहीं है, बिकॉज आपके वहाँ पर जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगी. तो हमें ज़रूरी है सबसे पहले दो चीज़ें जाननी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आर्टिकल 19 है ये किस पे एप्लीकेबल है, और सेकेंडली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो कैसी होनी चाहिए. तो लेट अस सी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल 19 जो है दैट अप्लाइज ओनली टू सिटीजन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सिटीजन्स का मीनिंग दिया हुआ है आर्टिकल 19 में दैट इज़ ओनली नेचुरल पर्सन्स. वी हैव ऑलरेडी सीन के नेचुरल पर्सन्स कौन होते हैं? मैन, विमेन, ट्रांसजेंडर्स. राइट? ये सब इंक्लूडेड है. लेकिन क्या नहीं इंक्लूडेड? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरिस्टिक पर्सन्स आर नॉट इंक्लूडेड. राइट? कोई किसी तरह की कोई कंपनीज हो गई या कोई एसोसिएशंस हो गई या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली. ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर दैट अगर कोई फॉरेनर है या कोई एलियन है तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी. राइट? तो फर्स्ट एंड foremost thing we need to remember is
that it is applicable to the citizens of India and under the citizens जिन जो कि हमारे सिटीजनशिप में आते हैं उसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन्स हैं, मैन वीमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। नाउ जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है कि जब जब कोई राइट दिया जाएगा उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही बढ़ेंगी। तो यहाँ पे एक देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 राइट्स ग्रांट करे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले में हमें आर्टिकल 19 में 6 राइट्स ग्रांट करें, लेकिन हर राइट के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, राइट। एब्सोल्यूट नहीं है राइट वो, हम ये नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट है, दैट इज़ क्वालिफाइड राइट दैट कम्स विद रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लग गई, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, दैट द रिस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे रीजनेबल का क्या मतलब हुआ? रीजनेबल का मतलब हुआ कि वो आर्बिट्री नहीं होनी चाहिए, राइट। वो लॉ ने इम्पोज की होनी चाहिए, एंड ऑल्सो इट शुड बी proportionate to the objective which is sought by the legislature. To be achieved. Now इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि देखो, आप ये नहीं कह सकते, स्टेट ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि स्टेट जो है आपकी इन 6 फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस के लिए हम कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिचुएशंस दे रहे हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, और वो जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो क्या होंगी? रीजनेबल होंगी। अब रीजनेबल का क्या मतलब हुआ? अब स्टेट, लेट्स से गवर्नमेंट चाहे कि मनमानी कर कर किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शन। सेकेंडली, उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए जो है लॉ, क्लियर कट स्टैट्यूट बना होना चाहिए। उठ के कोई ऑफिसर नहीं बोल सकता है या कोई सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उठ के नहीं बोल सकता कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। उसका लॉ प्रॉपरली पार्लियामेंट में पास हुआ आना चाहिए। थर्ड थिंग, दैट इट शुड बी प्रपोर्शनेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, जो अचीव करना है उस रिस्ट्रिक्शन से, राइट, उसको उसके प्रपोर्शनेट में होनी चाहिए, एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। Important thing to understand is that there should be a balance between the personal liberty or the individual liberty and the public interest. क्या मतलब हुआ? देखते हैं इसको। ऑलवेज अगर हम देखें कि जो इसका बैलेंस होना चाहिए वो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी पे और एक पब्लिक इंटरेस्ट में को देखकर रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लिबर्टी भी उसमें कर्टेल नहीं होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो इसका बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ गोइंग फर्दर विल सी कि कौन कौन से इसमें जो है आपको फ्रीडम्स मिल रही हैं और उसके साथ कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल हो रही हैं। नाउ व्हाट विल डू इज़, देयर आर 6 क्लॉजेज इन आर्टिकल 19। व्हाट विल डू इज़, विल टेक वन क्लॉज, उसको समझेंगे उसका क्या मतलब है, उसके बाद देखेंगे कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी लगाई हुई हैं, रीज़नेबल जो है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें एक चीज़ कॉमन है इन सभी रिस्ट्रिक्शंस में, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर डिस्कसिंग द
क्लॉजेज बिफोर डिस्कसिंग द फ्रीडम्स एंड बिफोर डिस्कसिंग के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, उसमें एक चीज कॉमन है, लेट अस डिस्कस दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये जो पार्ट है ये हर रिस्ट्रिक्शन में एप्लीकेबल होगा। ये क्या है कि अगर स्टेट के पास, स्टेट हमें पता है कि सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट और इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या फिर लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, या फिर अदर अथॉरिटी भी हो सकती है, राइट। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर स्टेट के पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, राइट, तो हमारे जो ये क्लॉजेज है, हमारी जो ये फ्रीडम्स हैं, ये उस एग्जिस्टिंग लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगी, वो एग्जिस्टिंग लॉ चलेगा, एप्लीकेबल रहेगा। दूसरी चीज है, जो स्टेट है वो न्यू लेजिस्लेशंस और न्यू स्टैट्यूट्स और लॉज जो है वो बना सकती है, किसके लिए? टू अप्लाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मापदंड है, पैरामीटर है, वो कौन डिसाइड करेगा? वेदर इट विल बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर? नो, इट इज ऑलवेज देयर वुड बी अ जुडिशियल रिव्यू इन दैट, ठीक है। अगर सपोज करो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, लेकिन हमें लगता है कि जी, आम सिटीजन को लगता है कि ये लॉ जो है अनरीजनेबल है या आर्बिट्री है, तो वी कैन ऑलवेज गो टू द ऑनरेबल कोर्ट्स एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर कि उस लॉ को वो देखे, उसको इंटरप्रेट करे, और अगर वो अनरीजनेबल है तो उसको कर्टेल करे या उसको अमेंड करे या नल एंड वॉइड भी कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो रहेंगी रहेंगी अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम्स के। एक पर्टिकुलर क्लॉज को ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, दूसरे पर्टिकुलर क्लॉज को ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। नाउ विल सी ईच क्लॉज वन बाय वन, और देखेंगे कि कौन से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, राइट। लेट अस गो विद दैट। सो विल स्टार्ट विद द क्लॉज वन। सो आर्टिकल 19, सो वी आर लुकिंग एट क्लॉज वन। ये क्या कह रहा है? दैट मीन्स व्हाट डज इट से? दैट इट सेज दैट ऑल द सिटीजन्स हु आर द नेचुरल पर्सन्स, उनको ये अधिकार होगा, ये राइट होगा टू डू व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कर सकते हो, आप कोई अपनी स्पीच दे सकते हो, आप कुछ बोल सकते हो, आप अपने ओपिनियंस रख सकते हो, राइट। आप अपने जो है फ्रीली अपने आप को चाहो तो एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट। आप कुछ चीज़ ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो ये मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन जो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, लेट अस सी देम। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि स्टेट का अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है, या फिर स्टेट चाहे तो न्यू लॉ बना सकता है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया।
राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो है हमें सॉवरेनिटी का क्या मतलब हुआ? सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, दैट इज़ अ सुप्रीम पावर। अगर कोई स्पीच किसी भी सिटीज़न की या उसका कोई किसी तरह से पब्लिकेशन या उसकी कोई राइटिंग जो है वो करता है, अगर वो क्वेश्चन उठाती है सुप्रीम पावर पे, इंडिया की सुप्रीम पावर पे, तो उसको कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर कोई सिटीज़न उठ के ये बोल देता है कि जी इंडिया के प्रेसिडेंट का तो पावर ही नहीं है, लेट से, तो वहाँ पे जो है लॉ रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हम इसकी स्पीच को कर्टेल कर दें, और जो है रेलिवेंट लॉज हैं जहाँ पे ऑफेंस भी कमिट हो सकता है। ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है अपने यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर आपकी कोई स्पीच या आपका कोई एक्सप्रेशन किसी तरह से वॉर को इंसाइट कर रहा है या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, जहाँ पे हमारी जो स्टेट की, हमारी कंट्री की बॉर्डर्स को खतरा हो रहा है, तो वैसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं उस स्पीच पे या उस तरह के एक्सप्रेशन पे। आप कोई रेबेलियन स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई टेररिज्म अगर कोई स्टार्ट करने जा रहे हो आपकी स्पीच की वजह से, तो उसको कर्टेल किया जा सकता है। राइट। नाउ थर्ड थिंग इज, हमारे जो हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, स्टेट्स का यहाँ पे मतलब कंट्रीज ही है, फॉरेन स्टेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? सी वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी जो कंट्री है, इनफैक्ट ऑल द कंट्रीज ज़्यादातर जो हैं दे आर डिप्लोमेटिक। वी हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमारे जो हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशंस होते हैं, और बहुत तरह के दूसरी कंट्रीज़ के साथ, स्टेट्स के साथ रिलेशन होते हैं। ठीक है। अगर किसी सिटीज़न की स्पीच या उसका एक्सप्रेशन, उसका लिखना कुछ, अगर उस जो फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय करता है, हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है किसी कंट्री के साथ, राइट। यानी कि हो सकता है कि कोई सिटीज़न उठकर फॉल्स प्रोपागेंडा उठा दे किसी देश के साथ। लेट्स से वी आर हैविंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद यूएसए, कनाडा, राइट। और कंट्रीज़ के साथ भी है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ है, ज़्यादातर के साथ है। ठीक है। तो अगर कोई सिटीज़न उठ के फॉल्स प्रोपागेंडा उठा दे, तो वो ये नहीं बोल सकता कि जी मेरे को तो फ्रीडम है बोलने की। नहीं, वहाँ पे जहाँ पे हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप ख़राब होने का डर है, वहाँ पे स्टेट इम्पोज कर सकता है लॉज, न्यू लॉज बना सकता है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज कर सकता है आपको उस स्पीच को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? पब्लिक ऑर्डर का मतलब हुआ कि हर स्टेट को क्या मेंटेन करके रखना है? पीस मेंटेन करके रखना है, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करके रखना है, ठीक है, सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप उठकर या कोई भी सिटीज़न उठकर जो है हेट स्पीच देता है, जिससे एक हमारी सेफ्टी या हमारे स्टेट की पीस को खतरा होता है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो वहाँ पे लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है जी। ये हो गई रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट विल सी डिसेंसी और मोरालिटी।
अब आर्टिकल 19 बोलता है कि जी ठीक है, आपको फ्रीडम है कि आप स्पीच दे सकते हो, फ्रीली बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो आपको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनडिसेंट हो जाओ या इमोरल एक्ट्स करने लग जाओ। ठीक है, बिकॉज वाई, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखना ही रखना है स्टेट ने। तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स हैं, उन्होंने ये अच्छा थॉट प्रोसेस समझा कि स्टेट को पावर है कि वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है अगर उसको लगेगी कि जो फ्रीडम स्पीच या एक्सप्रेशन में इमोरलिटी है या इनडिसेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी रिस्ट्रिक्शन है इसमें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, डेफमेशन या इंसाइटमेंट ऑफ अ ऑफेंस। एक एक करके देखेंगे। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ आप कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ कि आप कोर्ट की जो अथॉरिटी है, आपकी अगर स्पीच उस अथॉरिटी को लोअर करती है, राइट, या जस्टिस को होने में इंटरफेरेंस देती है, तो ऐसी स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है, वहाँ पे कंटेम्प्ट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक और आ जाता है, दैट इज़ द डेफमेशन, राइट। कि सपोज करो आपने किसी के बारे में कोई झूठा बयान दे दिया, आपने पब्लिश कर दिया, राइट कर दिया डेफमेशन के बारे में, विल सी, राइट, इट इज़ अ फुल सेक्शन अंडर द BNS, which was earlier IPC, Indian Penal Code. Now it is the भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। तो डेफमेशन को सेपरेट देखेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ कि डेफमेशन, हम किसी को डिफेम नहीं कर सकते, हम किसी के बारे में झूठे बयान नहीं दे सकते। ठीक है ना, बिकॉज अगर आपके एज अ सिटीजन इंडिविजुअल राइट्स हैं, तो उसके भी तो है ना, जिसको आप बोल रहे हो, जिसके खिलाफ बोल रहे हो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है कि हम किसी ऑफेंस के लिए किसी को भड़का नहीं सकते, इंसाइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई किसी को आप भड़का रहे हो कि जी जाकर तू मर्डर कर दे, या जाके ये कर दे, कोई गलत काम कर दे, कोई इलीगल काम कर दे, तो वो वहाँ पे वैसी स्पीच को भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी। वहाँ पे लॉ उसके लिए बैठा हुआ है, और लॉ जो है अपने स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, तो नाउ वी हैव सीन कि हमारे पास ऑलरेडी जो है क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो है स्टेट एम्पावर्ड है कि अगर उसके पास ऑलरेडी कोई लॉ है या न्यू लॉ इम्पोज करने के, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, वो आपके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल कर सकता है। ठीक है, क्यों, कब कब कर्टेल करेगा, कौन कौन सी कंडीशन में करेगा, जब आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इन चीज़ों में आ जाएगी जो हमने अभी डिस्कस करी है। नाउ लेट अस डिस्कस, fully understand the clause 2 of the article 19. क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि आपको फ्रीडम है कि आप असेंबल कर लो कहीं भी पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 19 का सेकंड क्लॉज ये फ्रीडम देता है आपको कि आप असेंबल कर लो कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप मीटिंग्स कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें दो कंडीशंस लगा दी गई हैं। क्या कंडीशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
जो आपने असेंबल करना है, प्रोटेस्ट होल्ड करने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, वो पीसफुल होने चाहिए। वहाँ पे आपने दंगे नहीं करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो विदाउट आर्म्स होने चाहिए, यानी कि कोई भी हथियार के बिना होने चाहिए। आप वहाँ पे गन्स लेकर या कोई और हथियार लेकर नहीं जाओगे। अगर वो जाओगे तो वो फिर आपको इसका आर्टिकल 19 का आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर तो आपने असेंबल करा पीसफुली और किसी भी हथियार के बिना असेंबल करा, तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप पे लगाई जा सकती हैं एज अ सिटीज़न, हम सब पे। वो क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट थिंग सेम है, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप आप असेंबल कर रहे हो, पीसफुली असेंबल कर रहे हो, आराम से बैठे हुए हो, कोई आपके पास हथियार भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे उठकर जो है क्वेश्चन कर रहे हो सुप्रीम पावर पे। सुप्रीम पावर कौन है, हमारी स्टेट, ठीक है, या आप हमारी जो होलनेस है इंडिया की, ठीक है, उसको क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो अलाउ नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, वहाँ पे लॉ इम्पोज हो जाएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है इसमें, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द अर्लियर थिंग कि पब्लिक ऑर्डर क्या है, सेफ्टी हो गया, पीस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि क्लॉज जो सेकंड है वहाँ पे आप पीसफुली असेंबल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके वहाँ पे उस असेंबली में, उस प्रोटेस्ट में, डेमोन्स्ट्रेशन में, ठीक है, या कोई ग्रुप मीटिंग में, वहाँ पे पीस या सेफ्टी कंट्री की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। नाउ लेट अस सी क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप एसोसिएशंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रीडम है, यूनियंस बनाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी इसके करके ही, आर्टिकल 19 के क्लॉज 3 के करके ही जो है पॉलिटिकल पार्टी बनती है, क्योंकि हमें फ्रीडम है। हम जो अपनी एसोसिएशंस बनाते हैं, सोसाइटीज़ बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारी हमें फ्रीडम है बनाने की। एसोसिएशंस बना लो, यूनियंस बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। वो देखते हैं क्या क्या है। सेम थिंग, फर्स्ट इज स्टेट इज सुप्रीम, सोवरेनिटी पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, पब्लिक ऑर्डर पे नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, मोरालिटी पे नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे आपकी एसोसिएशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो क्या आ गया, फिर से आपको जो है क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 19 का, वो कहता है कि जी आप एसोसिएशन, सोसाइटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाओ, लेकिन आप स्टेट जो कि सुप्रीम पावर है उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आप पीस मेंटेन करके रखोगे, अगर नहीं करोगे तो वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लॉ इम्पोज कर सकता है। इमोरल नहीं होना चाहिए आपका एक्ट, डिसेंसी में होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्लॉज 4 क्या कहता है। क्लॉज 4 कहता है कि आप पूरी टेरिटरी में इंडिया की
फ्रीली मूव कर लो, ठीक है। और क्लॉज 5 इसका ही एक्सटेंशन है, वो क्या कहता है कि आप कहीं पे भी रेजिडेंस बनाओ अपना, कहीं पे भी सेटल हो जाओ इंडिया में, इन एनी पार्ट। ठीक हो गया जी। अब क्लॉज 4 और 5 जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, आप पंजाब में रहते हो आप केरला जा सकते हो, आप हिमाचल प्रदेश जा सकते हो, आप कहीं पे भी ऑल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 5 क्या कहता है, वो कहता है आप कहीं पे भी रेजिडेंस ले सकते हो, सेटल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कंडीशन आ सकती हैं, यानी कि स्टेट लॉ इम्पोज कर सकता है। कब कब करेगा, लेट अस सी दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो जनरल पब्लिक है उसका इंटरेस्ट हैम्पर नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ आप या मैं ही एक इकलौते सिटीज़न नहीं है कंट्री में, स्टेट में और भी हैं, तो जनरल इंटरेस्ट हमें पब्लिक का देखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो स्केड्यूल्ड ट्राइब हैं, राइट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक हो गया। आर्टिकल 19 का क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्या कहता है कि आप घूमो फिरो, मौज करो पूरे इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी रिसाइड करो, रेजिडेंस लो, आप रहो, आप सेटल हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका घूमना फिरना या वहाँ पे जाना जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी कि सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेट से दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ पे वो हुल्लड़बाजी करने लग जाते हैं, ठीक है, या वहाँ पे इनडिसेंट बिहेवियर करते हैं, इमोरल बिहेवियर करता है, तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो गया, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ सॉरी, वो पर्टिकुलरली ये है कि जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एसटीज़ हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपका कहीं पे भी मूवमेंट टेरिटरी ऑफ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया या सेटलमेंट या रेजिडेंस उस स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि कुछ प्रोटेक्टेड ट्राइब्स हैं, ठीक है, आप उनकी जगह में जाकर जहाँ पे नहीं गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही है, आप वहाँ पे जाकर नहीं रह सकते। आप वहाँ पे जाकर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका बिहेवियर डिसेंट होना चाहिए, आपको जो है इमोरलिटी नहीं करनी है, हुल्लड़बाजी नहीं करनी है वहाँ पे जाके, ठीक है जी। लास्ट इसका क्लॉज देखते हैं। क्लॉज 6 क्या कहता है, क्लॉज 6 ये कहता है कि जी आप कोई भी, आपको फ्रीडम है किस चीज़ की, कि आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ की, किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो या कोई भी बिजनेस कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। नाउ यू हैव द फ्रीडम। अब यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ऐसा ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों सोचा, बिकॉज यहाँ पे ये चारों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन क्या हो गया
यानी कि जहाँ पे आपको एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो चीज़ लाइसेंस मांगे, ठीक है, वो सर्टिफिकेशन मांगे, ठीक है जी। उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रोफेशंस हो सकते हैं? डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, नर्सेज, राइट, टीचर्स। उसके बाद जो है आपका आर्किटेक्ट्स हो गए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, राइट। उसके बाद आपके और प्रोफेशंस हो गए जो कि रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन में क्या हो गया, आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन जिसमें चाहिए होती है उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। ऑक्यूपेशन का क्या मतलब हुआ? ऑक्यूपेशन हो गया है कि जो कि हम अपनी लाइवलीहुड के लिए करते हैं। स्किल्ड हो ना हो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप अपना परिवार चलाने के लिए कोई काम कर रहे हो, आप जो है शॉप चला रहे हो, आप जो वेंडर हो, स्ट्रीट वेंडर हो, ठीक है, आपने कोई जो है स्ट्रीट पे अपनी छोटी सी दुकान खोली हुई है, ठीक है। उसके लिए स्किल तो नहीं चाहिए, मतलब कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, तो आप कर सकते हो ऑक्यूपेशन। ट्रेड का क्या मतलब हुआ? ट्रेड का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ को प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, छोटे लेवल पे बाय सेल कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, ठीक है जी। बिजनेस में ट्रेड आ जाता है। बिजनेस क्या हो गया? एक प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो गया, ठीक है। पर्पस उसका भी प्रॉफिट लेना है, और वहाँ पे आप बाय सेल प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो, सर्विसेज भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या लगाई हैं? नंबर वन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि स्टेट कोई लॉ बना सकता है कि आपको इन ऑक्यूपेशन को या किसी चीज़ को करने के लिए, जो हमने चारों चीज़ें डिस्कस करी हैं, कोई आपको प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, इम्प्लीकेशन समझो। ऑनरेबल जो फोर फादर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा है? उन्होंने फ्रीडम तो दे दी कि जी आप कोई भी, आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी प्रोफेशन करो जी, कोई भी आप ट्रेड करो, बिजनेस करो, ऑक्यूपेशन करो। तो आप तो, एक पर्सन आ गया, एक सिटीजन आ गया, उसने अभी, लेट से कि उसने कोई भी डिग्री करी हुई है, किसी और काम में डिग्री करी हुई है, ठीक है। वो कहता है जी मैंने तो कोर्ट में जाकर एज आ एडवोकेट वर्क करना है, मुझे कराओ वर्क। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके लिए तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। कोई बोलता है कि जी मुझे तो आज हॉस्पिटल में सर्जरी करनी है, मेरे को हक है जी प्रोफेशन कोई भी अपनाने का, तो मैं तो जी ये करूँगा। तो वहाँ पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि स्टेट प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आप उसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने सर्जरी करनी है तो आप एमएस करो, आप एमबीबीएस के बाद एमएस करो। आपने अगर जो है लॉ, आपने प्रैक्टिस करना है तो आप उसके लिए एडवोकेट बनो, लाइसेंस लो, ठीक है जी। आपने नर्सिंग प्रैक्टिस करनी है, उसका लाइसेंस होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होता है प्रॉपरली, ठीक है जी। उसके बाद नर्सिस का और या और जो प्रोफेशंस हैं, रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं, उनमें लाइसेंसिंग होती है, उसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होती है, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। रीजनेबल हो गई रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें, दूसरी चीज़ ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो है, वो कहता है कि जो स्टेट है या फिर कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कॉरपोरेशन है जो कि इधर ओन्ड है या कंट्रोल्ड है स्टेट के द्वारा, हम्म, ठीक है, वो उसको रेगुलेट कर सकता है। और यहाँ पे स्टेट चाहे तो वो इनफैक्ट एक्सक्लूड भी कर सकता है सिटीजन्स को कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये मोनोपोली होगी, ये तो स्टेट की मनमर्जी होगी कि आप आने नहीं देना चाह रहे। लेकिन एक सिनारियो समझो,
लेट्स से फ्लड्स आ गए एक पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, होना ऐसे कभी, लेकिन लेट्स एज्यूम कि एक पर्टिकुलर स्टेट में फ्लड्स आ गए, वहाँ पे अनाज नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। अब क्या है कि एक होलसेल का बड़ा मर्चेंट था, उसने क्या करा, सारे का सारा अनाज खरीद लिया और वहाँ पे उसको वो ब्लैक करने लग गया। हम्म। तो अब क्या होगा, पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। वहाँ पे आम लोग जो हैं, जिनके पास अब पैसे नहीं हैं, वो उनको महंगा खरीदना पड़ेगा। हम्म। या जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो खरीद पाएंगे, एक गरीब इंसान जो है सिटीज़न होने के नाते भी वो अनाज नहीं खा पाएगा। तो वहाँ पे स्टेट रेगुलेट कर सकता है कि जी ये बिज़नेस, आपको, आपके बिज़नेस को मैं हटाता हूँ, अब इस पे मोनोपोली मेरी होगी, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। ठीक हो गया। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वेन एवर वी सी द वर्ड मोनोपोली वी थिंक्स दैट ओके दिस इज़ आर्बिट्री। ठीक है, स्टेट अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी रीजनेबल है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि जो इंडिविजुअल, एक आम सिटीजन की बिजनेस करने की, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या फिर बिजनेस करने की, राइट, जो फ्रीडम है वो हमेशा सबॉर्डिनेट होगी किसके? स्टेट के, स्टेट के पावर्स में। ठीक है। लेकिन ये होना पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? Now, this was all in Article 19, which is a very, very important and fundamental right given by the Honorable Constitution. I hope आपको इसका कंसेप्ट और पूरी क्लैरिटी में हुआ होगा और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि यू गेन सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, देन डू लाइक इट। अगर आपको लगता है कि जी मुझे तो इससे कुछ नहीं पता लगा या ये अच्छा नहीं है, यू मे डिसलाइक इट। एंड इफ़ यू लाइक इट and if you think that somebody else could be benefited by this, then do share with them, and also subscribe to my this channel. Thanks a lot. God bless.